हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम कंडक्टिंग मीडियम। कल हमने देखा था ब्रूस्टर लॉ एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग मीडियम का डिस्कस कर रखा है। तो आज हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम कंडक्टिंग मीडियम। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे मीडियम आपका फर्स्ट आपका नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम है। अब हम ईएम वेव को इस कंडक्टिंग मीडियम के लंबवत आपतित करवाते हैं, परपेंडिकुलर इसको इंसिडेंट करवाता है। तो थीटा आई जो होगा इस तरीके से इसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो थीटा आई 0 होगा और थीटा आई अगर 0 है तो थीटा टी रिफ्लेक्ट होगी इसी मीडियम में वापस, तो थीटा आर भी क्या हो जाएगा 0 और थीटा टी वो भी होगा 0। ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट है वो जेड और एक्स जेड प्लेन में है और ये बीच में जो सरफेस है आपकी इनका सरफेस वो आपके एक्स और वाई प्लेन में है। तो थीटा टी भी यहाँ पे 0 होगा। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये वाली इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखी है। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए होती है, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है आपका और यहाँ पे के आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट और आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। अब जो यहाँ पे आर अगर हम आपतित तरंग के लिए बात करें, इंसिडेंट वेव के लिए अगर बात करें तो ई आई इसके इक्वल हो जाएगा ई नॉट आई ई की पावर आयोटा के आई डॉट यहाँ पे आर हमारा पोजीशन वेक्टर है और ये कौन पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, यहाँ से यहाँ तक अगर वेव प्रोपोगेट हुई है तो वो वाले डिस्टेंस से बताया था। तो यहाँ हमारा जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को जेड में कंसीडर करेंगे के डॉट जेड माइनस ओमेगा टी। जेड किसलिए है क्योंकि जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है इसलिए यहाँ पे जेड है। और ऐसे कैसे हम अगर रिफ्लेक्टेड के लिए लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा ई नॉट आर ई की पावर आयोटा के आर डॉट जेड माइनस ओमेगा टी। और ऐसे कैसे होगा ट्रांसमिटेड के लिए ई नॉट टी ई की पावर आयोटा के टी डॉट जेड माइनस ओमेगा टी। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऐसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालने है कि यहाँ पे एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा एच नॉट आई ई की पावर आयोटा के आई डॉट एच जेड माइनस ओमेगा टी। ऐसे कैसे तीनों इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मीडियम फर्स्ट यानी कि यहाँ पे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मीडियम फर्स्ट में, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हमारा जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है वो इक्वल के आई इज इक्वल टू के आर होता है। यानी कि इंसिडेंट वेव का जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट दोनों इक्वल होते हैं। और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है ओमेगा अपॉन वी। यहाँ पर वेलोसिटी v1 ले लेते हैं इस मीडियम की, तो इस मीडियम के लिए लेते हैं v2। अब जब हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम पढ़ा था उसमें हमने वेलोसिटी निकाली तो v की वैल्यू होती है 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। v की वैल्यू होती है 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। अब जब यहाँ पर v की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा मीडियम फर्स्ट के लिए यहाँ पे हो जाएगा म्यू 1 एप्सिलॉन 1। के आर मीडियम फर्स्ट में और के आई आपका मीडियम फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। अब ट्रांसमिटेड के लिए निकालना है। ट्रांसमिटेड हमारे कौन से मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में, सेकेंड मीडियम में। कंडक्टिंग मीडियम के लिए हमने जब पहले कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकाला तो वहां पर के जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आती है, के टी इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। वहां पर के टी था हमारा जो अल्फा प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। फिर हमने अल्फा की और बीटा की वैल्यू भी वहां पर उसको पूरा सॉल्व करके निकाली थी। वो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, यहाँ पर वो जब वेव है नॉन कंडक्टिंग मीडियम से कंडक्टिंग मीडियम में जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड
वहां पे निकाली थी। अब ये मीडियम सेकंड के लिए, तो इसको एप्सिलॉन 2 कर देते हैं, म्यू 2, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन 2। सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है। ऐसे कैसे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 2 म्यू 2 अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर -1। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमने वेक्टर लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, ई टी इज इक्वल्स टू ई नॉट टी ई की पावर आयोटा के टी प्लस के टी डॉट जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर के टी की वैल्यू रख देते हैं अल्फा प्लस आयोटा टी। ई टी इज इक्वल्स टू ई नॉट टी ई की पावर आयोटा, यहाँ पे के टी की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस आयोटा बीटा डॉट जेड माइनस ओमेगा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट टी ई की पावर आयोटा, और आयोटा डॉट आयोटा क्या हो जाएगा -1 इस टर्म को बाहर लेते हैं, ई की पावर माइनस का बीटा डॉट जेड बाहर लेते हैं, और ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस अल्फा डॉट जेड माइनस ओमेगा टी एज इट इज रख देते हैं। यहाँ पर जो बीटा है, बीटा क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है यहाँ पर, अवशोषण गुणांक है, जो किसको बताता है, अवमंदन को, अटेन्यूएशन को बताता है यहाँ पर बीटा। जैसे यहाँ पे अगर हमारी वेव नॉन कंडक्टिंग मीडियम से कंडक्टिंग मीडियम में गई, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे इतना था, धीरे धीरे वो किस तरीके से यहाँ पे कम हो रहा है, इस एम्पलीट्यूड में अवमंदन जो यहाँ पे इस एम्पलीट्यूड को कम करने में काम आ रहा है, उसको बीटा मेजर करता है। अब बात होती है स्किन डेप्थ की। स्किन डेप्थ हमारी क्या थी, स्किन डेप्थ हमारी क्या थी, अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड उसकी सरफेस के एम्पलीट्यूड वह डिस्टेंस होती है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड उसकी सरफेस पर जो एम्पलीट्यूड उसका 1/e रह जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर सरफेस पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड 100 था, तो ये मीडियम में जाने का यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे यहाँ इस डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू हुई 100/e, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होती है स्किन डेप्थ। यानी स्किन डेप्थ आपकी वो डिस्टेंस होती है जहां पर वेव का एम्पलीट्यूड उसकी सरफेस पे जो एम्पलीट्यूड है उसका 1/e रह जाता है। डेल की वैल्यू, उसको डेल से डिनोट करते हैं स्किन डेप्थ को, तो डेल इज इक्वल हो जाएगा 1/बीटा या फिर 1/अल्फा। ये तो था हमारा कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में वेव का रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है। अब इसके लिए फ्रेनेल्स इक्वेशन निकालनी, जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए फ्रेनेल्स इक्वेशन निकाली थी, वैसे कंडक्टिंग मीडियम में हमें फ्रेनेल्स इक्वेशन निकालनी है। फ्रेनेल्स इक्वेशन क्या है हमारी, फ्रेनेल्स इक्वेशन हमें आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग तथा आपतित तरंग के आयाम का अनुपात बताती है। देखो फ्रेनेल्स इक्वेशन क्या बताती है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, या फिर ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का रेशियो होता है, वही हमारा फ्रेनेल्स इक्वेशन होता है। तो हमें यहाँ पे E0 R अपॉन E0 I की वैल्यू निकालनी है और E0 T अपॉन E0 I की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम में निकाले थे। इसको निकालने के लिए अब हमें पता ही है कि फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट वो सरफेस पे बाउंड्री पे कंटिन्यूअस होता है। विद्युत क्षेत्र का स्पर्शरेखी घटक सतत बाउंड्री पे जो होता है परिसीमा पर सतत होता है। E1 इज इक्वल टू होता है E2, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड दोनों इक्वल है यानी कि कंटिन्यूअस है। अब मीडियम फर्स्ट के अंदर
अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब k क्रॉस E इज इक्वल टू होता है म्यू ओमेगा h। h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? k क्रॉस E अपॉन म्यू ओमेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k E अपॉन म्यू ओमेगा। k क्रॉस E को किस तरीके से लिखते हैं? k E साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू, तो k डॉट E k E अपॉन म्यू ओमेगा। बस अलग अलग के लिख लेंगे। इंसिडेंट वेव के लिए E नॉट आई H नॉट आई और यहाँ पर हो जाएगा E नॉट आई, और ट्रांसमिटेड के लिए देखोगे E नॉट T और यहाँ पर H नॉट T, यहाँ पर हो जाएगा E नॉट T और यहाँ पर म्यू 1 और म्यू 2 आ जाएगा। ये हम करके रेनॉल्ड्स इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर H क्या हो जाएगा हमारा? H नॉट आई k I E नॉट आई अपॉन म्यू 1 ओमेगा। फर्स्ट मीडियम के लिए मान लिया म्यू 1। अब यहाँ पर H नॉट R इज इक्वल टू हो जाएगा k R E नॉट आई अपॉन म्यू 1 ओमेगा। ये मीडियम फर्स्ट में है। और H नॉट T क्या हो जाएगा? k T E नॉट आई नहीं हुआ E नॉट T अपॉन म्यू 2 ओमेगा। यहाँ पर मीडियम सेकंड आ गया, यहाँ पर म्यू 2 मीडियम सेकंड के लिए। अब ये जो सारी वैल्यूज है उसको हम रख देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में हम ये तीनों वैल्यूज रख देते हैं। H नॉट आई की क्या हो जाएगी? k I E नॉट आई अपॉन म्यू 1 ओमेगा प्लस माइनस k R E नॉट R अपॉन म्यू 1 ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा k T E नॉट T अपॉन म्यू 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे म्यू 1 मान लेते हैं कि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 लगभग म्यू के इक्वल, कि जो ये मीडियम था हमारा जो नॉन कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग जो मीडियम है, जो मटेरियल ले रहा है वो मान लेते पैरामैग्नेटिक है, तो उसके लिए म्यू 1 परमिबिलिटी जो होती है आपकी म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 वो म्यू के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जब सारे टर्म इक्वल होगी तो ये कट जाएगी, तो लास्ट हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगी वो क्या हो जाएगी? k I E नॉट आई माइनस k R E नॉट R इज इक्वल टू k T E नॉट T। अब k I और k R दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे k I कॉमन आ जाएगा, तो E नॉट आई माइनस E नॉट R इज इक्वल टू हो जाएगा k T E नॉट T। अब हमें निकालनी फ्रेनेल्स इक्वेशन, तो यहाँ पे या तो R वाला टर्म उठा देते हैं या तो T वाला टर्म, क्योंकि पहले हमें रिफ्लेक्शन वाले के लिए निकालते हैं, फिर ट्रांसमिशन वाले के लिए निकालेंगे, ट्रांसमिटेड वाले के लिए। ये इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड में तो E नॉट T की वैल्यू रख देते हैं। E नॉट T की वैल्यू देखो E नॉट आई प्लस E नॉट R किसके इक्वल था हमारा? E नॉट T के, ये वाली वैल्यू उसके अंदर रख देते हैं। k I E नॉट आई माइनस E नॉट R इज इक्वल टू होता है k T और यहाँ पर हो जाएगा E नॉट आई प्लस E नॉट
आर कॉमन आ गया तो के टी प्लस का के आई। अब ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई, यही फ्रेडनल्स इक्वेशन होगी। तो ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई निकालना है तो इसको इस साइड और इसको इस साइड भेज दो। ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई इज इक्वल्स टू के आई माइनस के टी अपॉन के आई प्लस के टी। अब यहाँ पर के आई और के टी की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी, ई नॉट आर। के आई की वैल्यू क्या थी हमारी, अभी जस्ट निकाली थी हमने, ओमेगा ओमेगा म्यू वन एप्सिलॉन वन, और यहाँ पे के टी की वैल्यू थी अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ पे अपॉन में के आई के पास ओमेगा रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये माइनस में हो जाएगा ओमेगा म्यू वन एप्सिलॉन वन, और यहाँ पे इसको पहले लिख देते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा। प्लस नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे म्यू वन एप्सिलॉन वन। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी हो गई भाई, थर्ड फोर्थ हो गई। अब ऐसे कैसे ट्रांसमिटेड के लिए निकालनी है, फ्रेडनल्स इक्वेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। अब ट्रांसमिशन के लिए निकालनी है तो जो इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे, ये इक्वेशन, इसमें से इस ई नॉट आर को रिमूव कर देते हैं, ई नॉट आर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ई नॉट आर इज इक्वल टू जाएगा ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई। ये क्या हो जाएगा, के आई टू ई नॉट आई माइनस का ई नॉट टी इज इक्वल हो जाएगा के टी ई नॉट टी। ई नॉट वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, ई नॉट आई वाले टर्म को अलग कर लेते हैं। के आई टू के आई ई नॉट आई इज इक्वल हो जाएगा हमारा के टी अपॉन के आई के टी ई नॉट टी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के आई ई नॉट टी। ई नॉट टी वापस कॉमन ले लेते हैं, टू के आई ई नॉट आई इज इक्वल हो जाएगा ई नॉट टी कॉमन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा के टी प्लस के आई। अब वैल्यू निकालने में ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई की फ्रेडनल्स इक्वेशन, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई। ये सारा हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम का पढ़ा था, ऐसे इसी तरीके से डायरेक्शन किया था। 2 आई अपॉन हो जाएगा यहाँ पे के टी प्लस के आई। अब यहाँ पर के आई की वैल्यू रख दो, के टी की वैल्यू रख दो, तो आगे यहाँ पर ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई 2 के आई की वैल्यू क्या थी हमारी, ओमेगा रूट म्यू वन एप्सिलॉन, ओमेगा रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन, और के टी की वैल्यू हुई अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस यहाँ पे के आई की वैल्यू ओमेगा म्यू वन एप्सिलॉन वन। ये तो हमारी हो गई फ्रेडनल्स इक्वेशन।
अब हमने फ्रेनेल इक्वेशन तक डेराइव कर लिया था। अब हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए जो फ्रेनेल इक्वेशन में E नॉट R अपॉन E नॉट I निकाला था उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब जो E नॉट R अपॉन E नॉट I था वो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी, तो इसका मोड निकालेंगे, इसका स्क्वायर तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस डेल ओमेगा म्यू 1 रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका कि दोनों जो इसको यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ऐसे कैसे हमारे नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब इस स्क्वायर को खोल देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू 1 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1। ऐसे कैसे नीचे भी इसको खोल देंगे, 1 प्लस डेल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस 2 डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो कंडक्टिंग मीडियम में जिसकी कंडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी, मान लेते जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है ग्रेटर देन 1 होगी, तो जो डेल है डेल हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। डेल क्या डिनोट करता है, अवमंदन को, यानी एक तरीके से रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो जब कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर की टर्म होगी उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। डेल स्क्वायर की टर्म को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लो कुछ वैल्यू थी 3 थी, उसका स्क्वायर करोगे तो और वैल्यू बड़ी होगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, तो हम इस ज्यादा कंडक्टिविटी के लिए इस डेल स्क्वायर की टर्म को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर डेल स्क्वायर की टर्म नेगलेक्ट होगी तो हमारे पास क्या रहा 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1, और ऐसे कैसे 2 प्लस 2 डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या होगी -1, इसको बाइनोमियल टर्म से करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर वापस a माइनस डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1, और यहाँ पर भी 1 माइनस डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे होल स्क्वायर को वापस करोगे तो ये 1 प्लस डेल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू 1 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1। वापस यहाँ पर डेल स्क्वायर की टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो आज जो लगभग आपको किसके इक्वल होगा 1 माइनस 2 डेल ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1। अब यहाँ पर हम डेल की वैल्यू रख देते हैं जो हमने पहले निकाली थी, डेल की वैल्यू क्या थी √2 अपॉन सिग्मा म्यू 2 ओमेगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा है, यहाँ पर डेल की वैल्यू, यहाँ पर पहले म्यू 1 एप्सिलॉन 1, अब यहाँ पर डेल की वैल्यू रख देते हैं √2 अपॉन सिग्मा म्यू 2 अपॉन ओमेगा। अब म्यू 1 और म्यू 2 दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 √2 ओमेगा एप्सिलॉन 1 अपॉन में यहाँ पे रूट सिग्मा। अब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना है।
कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 माइनस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यहाँ पे √2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन सिग्मा। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर टेक किया जाएगा 2 √2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन सिग्मा। अब जब सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, कंडक्टर के लिए बात करें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर इंफिनिटी रखोगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी 0, टी की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर इंफिनिटी रखोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी अच्छे कंडक्टर के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 होता है। अगर आपका गुड कंडक्टर है तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इस प्लेन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी इसको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, ट्रांसमिशन इसमें नहीं होगा वेव का। यानी यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 आएगा। अच्छा कंडक्टर है यानी यहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। यानी कि अच्छे कंडक्टर के लिए एक अच्छा कंडक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे इंसिडेंट होगी उसको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। और अच्छा कंडक्टर वैसे आइडियल कोई चीज होती नहीं, लेकिन अगर तांबा अगर कॉपर उसके लिए भी निकाले तो उसकी वैल्यू आती है सिग्मा की वैल्यू इसकी होती है 6 × 10⁻⁷ शायद 6 या 7 होती है यहाँ पर ओम। ये जब वैल्यू इसमें रख के इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो आर की वैल्यू आती है वो होती है 0.9997, यानी कि लगभग आपके 1 के इक्वल आती है। तो बस यहाँ पर यही है कि जो कंडक्टर मीडियम कंडक्टिंग अच्छे कंडक्टिंग जो मीडियम होंगे उसके लिए जो वेव होगी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें ट्रांसमिशन नहीं होगा।